दोस्तों, दुनिया के हर कोने में कई आर्मीज और रेजिमेंट्स हैं, लेकिन एक नाम है जो अपनी ब्रेवरी, डिसिप्लिन और लॉयल्टी के लिए दुनिया भर में मशहूर है। गुरखा रेजिमेंट। ये वही रेजिमेंट है जो लड़ाई में अपने हथियार से ज्यादा अपने जज्बे पर भरोसा करती है। एक ऐसी रेजिमेंट जिसका मोटो है कायर हुनु भंडा मरनु रामरो, यानी कायर बनने से बेहतर है एक वीर की मौत मरना। गुरखा रेजिमेंट की कहानी कुछ ऐसे वॉरियर्स की कहानी है जिन्होंने बैटलफील्ड में सिर्फ अपने दुश्मनों को हराया ही नहीं, बल्कि उनके मन में एक ऐसा डर बैठा दिया, एक ऐसा डर पैदा किया जो कई सालों बाद भी उन्हें आज भी थर थर कपा देता है। आज हम बात करेंगे उन वीरों की जिन्हें ना सिर्फ इंडिया बल्कि ब्रिटिश आर्मी ने भी अपना एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया। आज हम समझेंगे कैसे गुरखास दुनिया की सबसे डेंजरस और फियरलेस फाइटिंग फोर्स बन गए, कैसे उन्होंने अपनी लॉयल्टी और करेज से हर बैटलफील्ड में जीत हासिल करी और कैसे उनका नाम हर दुश्मन के लिए एक बुरा सपना बन गया। ये उनकी कहानी है जिनकी खुखरी निकलती है तो बिना खून के वापस नहीं जाती। ये उनका सफर है जो एक छोटी सी हिमालय की बस्ती से शुरू हुआ और दुनिया के सबसे महान आर्मी के मेडल तक जा पहुंचा। ये उन सिपाहियों का जज्बा है जो कहते हैं हम मर सकते हैं लेकिन हम कभी हार नहीं सकते। तो क्या आप तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं गुरखा रेजिमेंट की इस कहानी को। दोस्तों, गुरखास का इतिहास सिर्फ एक रेजिमेंट का नहीं बल्कि एक वीर जाति का है जो हिमालय के पहाड़ों में बसते हैं। उनका नाम गुरखा शब्द से आता है जो नेपाल का एक प्राचीन शहर गोरखा पर आधारित है। ये शहर उनका कल्चरल और हिस्टोरिकल सेंटर था और इसी जगह से उन्होंने अपने करेज और वीरता की कहानी लिखना शुरू किया था। 18वीं सदी के शुरुआत में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नेपाल के रिसोर्सेज और टेरिटरी को अपने कंट्रोल में लेना चाहती थी तो उन्होंने पहली बार नेपाल के गुरखा वॉरियर्स का सामना किया। ये थी एंग्लो नेपाल वॉर जो 1814 से 1816 के बीच लड़ी गई। ब्रिटिश फौज ट्रेंड थी, वेल इक्विप्ड थी, उनके पास बहुत ही अच्छे हथियार थे, लेकिन जब उन्होंने गुरखास का लड़ने का अंदाज देखा, वो कैसे लड़ रहे थे, वो हैरान हो गए। गुरखास का डिसिप्लिन, फाइटिंग टेक्निक्स और माउंटेन वॉरफेयर की मास्टरी ब्रिटिश सोल्जर्स के लिए एक बड़े शौक जैसी थी। ये लड़ाई आखिरकार जाके 2 साल की लड़ाई के बाद 1816 में ट्रीटी ऑफ सुगौली के साथ खत्म हुई, जिसमें नेपाल का एक बड़ा हिस्सा ब्रिटिश इंडिया का पार्ट बन गया। लेकिन इस भी चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो ट्रीटी साइन हुई थी इसमें नेपाल के राजा के साथ इस बात पे करार कर लिया गया था, ब्रिटिश आर्मी ने करार कर लिया था, ये जो गुरखा वॉरियर्स हैं आपके यहाँ, इनको आप ब्रिटिश आर्मी में भर्ती करेंगे, रिक्रूट करेंगे। और दोस्तों, गुरखास का ब्रिटिश आर्मी में रिक्रूट होना इस ट्रीटी का सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट भी बना था। ब्रिटिश ऑफिसर्स ने ये रियलाइज किया कि जो गुरखास है इन्हें हर बैटलफील्ड में एक टैक्टिकल एडवांटेज दे सकते हैं। उनका स्टेमिना, उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ और लॉयल्टी हर किसी से अनमैच थी और इनका मुकाबला करना लगभग नामुमकिन था। अंग्रेजों ने गुरखास के लिए एक अलग रेजिमेंट बनाई और तब से गुरखास दुनिया के सबसे एलीट सोल्जर्स में काउंट होने लगे। ये एक ऐसी शुरुआत थी जो उन्हें ब्रिटिश इंडियन आर्मी का एक इंटीग्रल पार्ट बनाती है, एक जरूरी हिस्सा बनाती है। 1857 के वक्त जब ब्रिटिश इंडियन आर्मी के बहुत से अलग अलग यूनिट्स अंग्रेजों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, उनके खिलाफ म्यूटिनी कर रहे थे, तब भी गुरखास ने ब्रिटिश का साथ दिया था और तब ब्रिटिश आर्मी के लिए उनकी इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा बढ़ गई। फिर आई 1947 की बात, भारत आजाद होने वाला था और ब्रिटिश इंडियन आर्मी को रिस्ट्रक्चर करना जरूरी था। तब ब्रिटिश ने स्पेसिफिकली डिमांड किया कि गुरखा रेजिमेंट के कुछ पार्ट्स उनके साथ ब्रिटिश आर्मी में बने रहेंगे, यानी कि वो उन्हें अपने साथ लेके लंदन, इंग्लैंड वापस चले जाएंगे। इस डिमांड से पता चलता है कि ब्रिटिश को गुरखास पर कितना ज्यादा भरोसा था। ट्रीटी के तहत गुरखा ब्रिगेड के 10 रेजिमेंट में से 4 रेजिमेंट्स ब्रिटिश आर्मी के साथ चले गए और 6 इंडियन आर्मी का हिस्सा बन गए। आज भी गुरखा रेजिमेंट का नाम लॉयल्टी, ब्रेवरी और डिसिप्लिन का एक मिसाल है। उनका ओरिजिन सिर्फ एक हिस्टोरिकल इवेंट नहीं, एक प्रेरणा है कि कैसे हिमालय के एक छोटे से गांव के वॉरियर्स दुनिया के सबसे महान फौजियों में से एक बन गए। उन्होंने ये साबित किया कि हिम्मत का रंग यूनिफॉर्म या फिर आपके साइज से नहीं आता, बल्कि आपके दिल में, आपके जज्बे से आता है। और दोस्तों, जब बात होती है फियरलेस वॉरियर्स की, फियरलेस योद्धाओं की, तो गुरखास का नाम सबसे ऊपर आता है। उनकी ब्रेवरी और करेज का लेवल ऐसा है कि दुनिया के सबसे बड़े मिलिट्री फोर्सेस भी उनका सम्मान करते हैं। गुरखास का एक गोल्डन रूल है, अगर दुश्मन आपके सामने है तो उस दुश्मन को पीठ दिखाने का सवाल ही नहीं उठता। उनकी वीरता का सबसे बड़ा प्रमाण उनकी लेजेंडरी खुखरी से मिलता है। एक कर्व्ड ब्लेड जो सिर्फ एक वेपन नहीं, उनकी शौर्य और अनब्रेकेबल स्पिरिट का एक सिंबल है। गुरखास के बारे में एक बात कही जाती है, दे डोंट फियर डेथ, यानी कि उन्हें मौत से डर नहीं लगता। उन्होंने हर लड़ाई में यह दिखाया है कि उनका मिशन, उनकी ड्यूटी और उनका देश ही उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के समय भी गुरखास ने अपनी ब्रेवरी का ऐसा डेमोन्स्ट्रेशन दिया जो दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया। 1914 से 1918 के वर्ल्ड वॉर 1 में 2 लाख से ज्यादा गुरखास ने ब्रिटिश इंडियन आर्मी के लिए लड़े थे। उन्होंने उस वॉर में सर्व किया था और उन्होंने यूरोप, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के बैटलफील्ड्स पर अपना शौर्य की छाप छोड़ी थी। वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त भी उन्होंने बर्मा, इटली और सिंगापुर के बैटलफ्रंट्स पे अपने फियरलेस टैक्टिक्स से दुश्मन के होश उड़ा दिए थे और ब्रिटिश आर्मी को एक एक्स्ट्रा टैक्टिकल एज दिया था। एक कहानी जो उनकी ब्रेवरी का प्रमाण देती है, सबूत देती है, वो है राइफलमैन लक्ष्मण गुरुंग की। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, राइफलमैन लक्ष्मण गुरुंग सिर्फ 4 फीट 11 इंच के थे, जो कि सिर्फ 150 सेंटीमीटर होता है। और अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस होते, नॉर्मल ड्यूटी के टाइम होता, तो उनको कभी भी आर्मी में लिया
भी नहीं चाहता, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त क्योंकि मजबूरी थी, इसी वजह से उनको लिया गया था मजबूरी के तौर पे। और उनकी हाइट सिर्फ 150 सेंटीमीटर थी, जिनको बहुत ही छोटा माना जाता था। लेकिन बर्मा कैंपेन के दौरान एक लड़ाई में लक्ष्मण गुरुंग के एक हाथ के पास आके ग्रेनेड फटा, और वो भी उनका राइट हैंड था, जो कि उनका मेन हैंड था, उनका डोमिनेंट हैंड था, जिसकी वजह से उनका हाथ पूरी तरह घायल हो गया, एक आंख घायल हो गई, पूरा पैर एक साइड का घायल हो गया था और आधा पेट भी घायल हो गया था। इतनी हालत के बाद एक नॉर्मल सोल्जर या फिर कोई नॉर्मल आदमी चल भी नहीं पाता, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपनी पोस्ट नहीं छोड़ी और अपने एक हाथ से 31 जापानीज सोल्जर्स को मार गिराया, 31 जापानीज सिपाहियों को मार गिराया। उन्होंने अपनी पोस्ट को लगातार 2 दिन तक और 2 रातों तक बचा के रखा था, और जब तक रीइंफोर्समेंट नहीं आई तब तक उन्होंने अपनी पोस्ट को छोड़ा नहीं। उनकी ब्रेवरी के लिए उन्हें ब्रिटेन का हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था, जो ये दिखाता है कि आपके साइज से या फिर आप कितने चोटिल हैं या फिर आपके शरीर में कितनी कैपेबिलिटी है, इससे नहीं पता चलता कि आप कितनी हिम्मत का प्रदर्शन कर सकते हैं, बल्कि इससे पता चलता है कि आप अपने आप पे कितना भरोसा करते हैं। सोचिए, बड़े बड़े 6 साढ़े 6 फीट के आदमी भी बड़ी बड़ी जंग देख के पीछे हट जाते हैं, लेकिन वो पूरे 5 फीट के भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी जान खतरे में डाल के 2 दिनों तक दुश्मन का सामना किया और 31 जापानीज सोल्जर्स को मार गिराया। ये नंबर सुन के ही अनबिलीवेबल लगता है। दोस्तों, गुरखास की खुखरी सिर्फ एक वेपन नहीं, एक वार्निंग है। एक पुरानी कहावत है कि जब भी गुरखा की खुखरी निकलती है तो वो जब तक दुश्मन का खून टेस्ट नहीं कर लेती, दुश्मन का खून उसके ऊपर नहीं लग जाता, वो कभी भी वापस नहीं जाती। खुखरी का यूज ना सिर्फ दुश्मन के खिलाफ होता है, बल्कि सर्वाइवल और सेल्फ डिफेंस के लिए भी किया जाता है। ये उनकी फाइटिंग स्पिरिट और उनके टैक्टिक्स का एक अहम हिस्सा है। लॉयल्टी उनका सबसे बड़ा एसेट है। वो सिर्फ एक फौज नहीं, एक ऐसे वॉरियर्स हैं जो अपने कमांड के लिए जान तक देने को तैयार हैं। और दोस्तों, गुरखा रेजिमेंट की ब्रेवरी और लॉयल्टी सिर्फ ग्लोबल वॉर्स तक सीमित नहीं रही, उनका रोल इंडियन वॉर्स में भी एक डिसाइसिव फैक्टर रहा है। भारत की आजादी के बाद इंडियन आर्मी का हिस्सा बनने के बाद गुरखा रेजिमेंट ने हर वॉर और कॉन्फ्लिक्ट में अपना योगदान दिया है और हर बैटलफील्ड में अपने शौर्य की छाप छोड़ी है। आजादी के तुरंत बाद जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान के कब्जे का खतरा था, तब गुरखा रेजिमेंट को माउंटेनियस रीजन्स में डिप्लॉय किया गया था, जहां उनकी कॉम्बैट एक्सपर्टीज और माउंटेनियस वॉरफेयर का एक्सपीरियंस काम आया। गुरखाज ने दुश्मन को ना सिर्फ पीछे ढकेल दिया, बल्कि स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पर इंडियन कंट्रोल को एंश्योर किया। उनका फियरलेस कॉम्बैट और रिलेंटलेस परस्यूट उन ऑपरेशंस की सफलता का कारण बना था। और आप ये कह सकते हैं कि उस जंग को जीतने का इंडिया का मेन कारण गुरखा वॉरियर्स भी रहे थे। 1962 के इंडो चाइना वॉर में जब चाइना ने इंडियन टेरिटरी पर कब्जा करने की कोशिश की, तब लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश जैसे डिफिकल्ट टेरेन्स में इंडियन आर्मी को सबसे ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ा था। गुरखा रेजिमेंट, जो माउंटेनियस वॉरफेयर में एक्सपर्ट मानी जाती है, उन्हीं रीजन्स में डिप्लॉय की गई। भले ही ये वॉर पॉलिटिकल और लॉजिस्टिकल चैलेंजेस की वजह से इंडिया के लिए मुश्किल रहा, लेकिन गुरखाज ने उनका जज्बा और ब्रेवरी दिखाते हुए दुश्मन को हर फ्रंट पर टक्कर दी। 1965 की लड़ाई के दौरान गुरखा रेजिमेंट ने पंजाब और जम्मू के बैटलफील्ड्स में अपना शौर्य दिखाया। फिलौरा और असल उत्तर के एरियाज में उनकी फेयरलेस कॉम्बैट स्किल्स दिखाई दी। उन्होंने क्लोज कॉम्बैट टैक्टिक्स से पाकिस्तानी टैंक्स और इन्फेंट्री को रोका और उनका नाम हर बैटलफील्ड में गूंज उठा। गुरखाज के सोल्जर्स उन सिचुएशंस में भी अपने पोजीशन को डिफेंड करते रहे जहां सर्वाइवल ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। 1971 की लड़ाई में गुरखा रेजिमेंट ने एक क्रूशियल रोल निभाया। ये वॉर सिर्फ मिलिट्री नहीं, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का भी एक बड़ा एग्जांपल था। गुरखाज ने ना सिर्फ ईस्ट पाकिस्तान में दुश्मन के सामने ऑपरेशंस एग्जीक्यूट किए, बल्कि सिविलियन पॉपुलेशन की सेफ्टी इंश्योर करते हुए वो धीरे धीरे आगे बढ़े। जैसौर और सिलहट सेक्टर्स में उन्होंने डिसाइसिव बैटल्स लड़ी, जो बांग्लादेश की लिबरेशन के लिए एक क्रूशियल हिस्सा था। गुरखाज का डिसिप्लिन और दुश्मन के खिलाफ उनकी स्पीड ने वॉर के डायनामिक्स को इंडिया के फेवर में बदल दिया था, चेंज कर दिया था। कारगिल की उन आइसी हाइट्स में जहां टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस के भी नीचे चला जाता है, गुरखा रेजिमेंट ने अपने शौर्य और स्टेमिना का प्रदर्शन किया। उनका रोल टोलोलिंग और टाइगर हिल के ऑपरेशंस में नोटवर्दी रहा। गुरखाज की एक स्पेशलिटी थी उनका स्टेल्थ और माउंटेन कॉम्बैट है, जो इस वॉर के लिए परफेक्ट फिट था। हाई एल्टीट्यूड कॉम्बैट में उन्होंने पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेटर्स को पीछे ढकेल दिया और 1999 की कारगिल वॉर में इंडियन विक्ट्री को एंश्योर किया। गुरखा रेजिमेंट के सोल्जर ना सिर्फ ब्रेवरी और डेडिकेशन के लिए जाने जाते हैं, बल्कि लीडरशिप और प्रोफेशनलिज्म के मामले में भी उन्होंने अपना नाम रोशन किया है। भारत की इंडिपेंडेंस, भारत की आजादी के बाद कई गुरखा ऑफिसर्स ने अपने एग्जेम्पलरी सर्विस और लीडरशिप के जरिए इंडियन आर्मी में हाई रैंक्स तक अपना सफर तय किया है। ये सक्सेस उनके हार्ड वर्क, कमिटमेंट और लॉयल्टी का प्रमाण है। लेफ्टिनेंट जनरल जोरावर चंद बख्शी का नाम इंडियन आर्मी के सबसे डेकोरेटेड और सबसे ज्यादा सीनियर ऑफिसर्स में से लिया जाता है। भले ही वो गुरखा रेजिमेंट के सोल्जर नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपना ज्यादातर करियर गुरखास के साथ कई मिशंस में अपने लीडरशिप का डेमोस्ट्रेशन दिया था। उनका क्लोज कनेक्शन गुरखास के साथ ही था और उन्होंने उनके ब्रेवरी और कॉम्बैट स्किल्स को खुद एक्नॉलेज किया है। बहुत बार उन्होंने बताया था कि गुरखास से ज्यादा अच्छे योद्धा और दोस्त कहीं हो ही नहीं सकते। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, जो इंडिया के पहले फील्ड मार्शल बने थे, उन्होंने अपने करियर की शुरुआत गुरखा रेजिमेंट के साथ ही की थी। गुरखास के साथ उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे बर्मा कैंपेन में लड़ाई की थी और उनका कहना था कि गुरखास जैसे लॉयल और फियरलेस सोल्जर्स कहीं और नहीं मिलते। उन्होंने हमेशा गुरखा सोल्जर्स की ब्रेवरी और प्रोफेशनलिज्म को हाई प्रेज दिया था, बहुत तारीफ
तारीफ की थी। उन्होंने एक बार यह भी कहा था कि अगर कोई कहे कि उसे मौत से डर नहीं लगता तो या तो वो झूठा है, बेवकूफ है या फिर एक गुरखा है, जो गुरखाज से उनके कनेक्शन को बताता है। मेजर जनरल नरेंद्र बहादुर सिंह एक रिनॉन गुरखा ऑफिसर थे जिन्होंने इंडियन आर्मी में अपना एक डिस्टिंक्ट मार्क छोड़ा था। उन्होंने अपनी लीडरशिप और विजन के जरिए गुरखा रेजिमेंट को हर बैटलफील्ड पर रिप्रेजेंट किया और उनका नाम हाई रैंकिंग गुरखा ऑफिसर्स के रूप में लिया जाता है। दोस्तों, जनरल बिपिन रावत और उनसे पहले जनरल दलजीत सिंह सुहाग जो इंडिया के आर्मी चीफ बने थे, वो दोनों ही गुरखा ब्रिगेड का हिस्सा थे, जो ये दिखाता है कि गुरखा ब्रिगेड से इंडिया ने बहुत सारे हाई रैंकिंग ऑफिसर्स दिए हैं। मेजर धन सिंह थापा भी गुरखा रेजिमेंट के एक हाई रैंकिंग ऑफिसर थे और उनका नाम परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले लेजेंडरी गुरखाज में लिया जाता है। 1962 की इंडो चाइना वॉर में लद्दाख के वक्त जब ऐसा लग रहा था कि लद्दाख का वो एरिया इंडिया के हाथ से निकल जाएगा, तब मेजर धन सिंह थापा ने अपनी एग्जाम्पलरी लीडरशिप दिखाकर और खुद लड़ाई करके दुश्मन को पीछे ढकेल दिया और अपने सोल्जर्स को इस तरह मोटिवेट किया कि वो लगातार एक हफ्ते तक अपनी पोस्ट को वो बचा पाए थे चाइनीज से, जब तक रीइंफोर्समेंट उनकी मदद के लिए नहीं आई थी। आज के समय में गुरखा रेजिमेंट इंडियन आर्मी का एक एसेंशियल हिस्सा है, बहुत ही जरूरी हिस्सा है। इन रेजिमेंट्स का शौर्य, डिसिप्लिन और कॉम्बैट स्किल्स की वजह से ये भारत के मिलिट्री स्ट्रक्चर में एक अलग जगह बनाती हैं। गुरखाज की प्रेजेंस सिर्फ एक रेजिमेंट तक सीमित नहीं, बल्कि उनका नाम पूरे आर्मी में शौर्य और लॉयल्टी के लिए लिया जाता है। इंडियन आर्मी में आज के समय 7 गुरखा राइफल्स की रेजिमेंट है जो सबसे फियर्ड और रिस्पेक्टेड यूनिट्स के रूप में पहचानी जाती हैं। हर एक रेजिमेंट की अपनी एक अलग हिस्ट्री, ट्रेडिशन और वॉर रिकॉर्ड है और भारतीय सेना की हिस्ट्री में गुरखा रेजिमेंट को बहुत बार गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिन्होंने भारतीय इतिहास में 32,000 से भी ज्यादा सैनिकों ने इन्हीं गुरखा रेजिमेंट्स में रहते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया है और इन्हें 2734 वीरता पुरस्कार दिए गए हैं, जिनमें 3 परमवीर चक्र, 8 अशोक चक्र, 9 कीर्ति चक्र, 33 महावीर चक्र और 84 वीर चक्र शामिल हैं, जो इस रेजिमेंट की वीरता को दिखाता है और ये दिखाता है कि बैटलफील्ड में गुरखा रेजिमेंट कभी भी पीछे नहीं हटती। ना ही रेजिमेंट पीछे हटती है, ना ही इस रेजिमेंट में मौजूद सैनिक पीछे हटते हैं। तो दोस्तों, गुरखा रेजिमेंट का नाम सुनते ही एक चीज क्लियर होती है, जो है ब्रेवरी, लॉयल्टी और एक अनमैच फाइटिंग स्पिरिट। ये सिर्फ रेजिमेंट नहीं, एक एग्जांपल है कि इंसानी करेज की सीमा क्या हो सकती है। आप इंडियन आर्मी और गुरखा रेजिमेंट के बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल और मिलिट्री वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और मिलते हैं ऐसे ही किसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।